लो वॉचर्स, एपिसोड रिव्यू सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 7 एपिसोड नंबर 7 की। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे हमको वही कुछ दिनों पहले वाला समय दिखाया जाता है और फिर से वही सब प्लान रिपीट किए जाते हैं जो हमको पहले से पता था। तो प्लान यही था कि सबको सेपरेट करना है। उनको सेपरेट इसलिए करना है क्योंकि शिगराकी और ऑल फॉर वन पहुंचे शेयर करते हैं और वो इजीली एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ जीत सकते हैं। बहुत सारे प्लान बनाए गए थे कि किसको कहाँ पे लेके जाना है। जैसे शिगराकी को लेके जाना है फ्लाइंग फोर्ट्रेस में, जहाँ पे उसका डीके काउंटर किया जा सके, या फिर कैसे टोगा को लेके जाना है एक बहुत ही सिक्लूडेड आइलैंड पे जहाँ पे वो किसी और को इफेक्ट ना कर सके क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। और जैसे डाबी और शोटो का मैच ऑलरेडी फिक्स था और कैसे ऑल फॉर वन फेस करने वाला था एंडेवर को। तो सबके मैचअप्स ऑलरेडी काफी टाइम से फिक्स थे और यही उनका प्लान था कि कैसे सबको 8 अलग अलग जगहों पे सेपरेट करना था। और इसका आइडिया उन लोगों को किसी और से नहीं बल्कि स्टार एंड स्ट्राइप्स की बैटल से ही आया था। कैसे उनको पता चला था कि ऑल फॉर वन बहुत वीक है हवा में, मतलब बहुत वीक नहीं भी है पर फिर भी काम्बर का वीक है। एनीवेज, फिर उसके बाद एक इंट्रो आता है और हमको इस प्लान का एग्जीक्यूशन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमको MHA का फ्लाइंग फोर्ट्रेस दिखाया जाता है। वही फ्लाइंग फोर्ट्रेस जहाँ पे लड़ रहे होते हैं शिगराकी, बाकुगो, बेस्ट जीनियस्ट, एड शॉट, मिर्को और बहुत सारे स्पेशल हीरोज। उन सब का प्लान यही होता है कि उनको शिगराकी को यहाँ पे कंटेन करके रखना होता है जब तक कि मिडोरिया नहीं आ जाता, क्योंकि मिडोरिया 200 किलोमीटर दूर उस आइलैंड पे जाके फंस गया होता है जहाँ पे कोई और नहीं बल्कि टोगा होती है। पहले तो डेकू कॉल करता है असिस्टेंस के लिए ताकि वो वॉर्प गेट के थ्रू जा सके, बट दिक्कत यह है कि मोनमा एक क्वर्क से दूसरे क्वर्क के बीच में स्विच करेगा तो उसमें 10 सेकंड लग जाएंगे और वो 10 सेकंड मोर देन इनफ होंगे। किस चीज़ के लिए आप पूछ रहे हैं? इस चीज़ के लिए क्योंकि अब शिगराकी की बॉडी म्यूटेट कर चुकी है। म्यूटेट इसलिए की थी ताकि वो सारे कोर्स को संभाल सके और उसी म्यूटेशन के कारण उसके पास एक नहीं काफ़ी सारे हाथ हैं। तो अगर उसमें से कोई भी हाथ या फिर सारे हाथ एक साथ डीके यूज़ करते हैं तो फिर उसी सेकंड काम तमाम हो जाएगा। तो वो पूरी बैटल किसी भी हालत में मोनोमा का इरेजर नहीं हटा सकते हैं और अगर वो हट गया तो फिर काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए डेकू को वहां तक दौड़ के आना होता है। 200 किलोमीटर डेकू को दौड़ के आना है। एनीवेज, हमको इस बीच में बहुत फनी सा सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे मिरिको का जब एक बार हाथ टूट जाता है तो फिर वो डायनामाइट से कहती है, यानी कि बाकुगो से कहती है कि तुम ये करो तुम वो करो, जिसपे बाकुगो चिल्ला के कहता है कि मेरा नाम ग्रेट एक्सप्लोसिव वाटर गॉड डायनामाइट है। फिर उसके बाद वो कहती है अच्छा तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है? फिर वो बोलता है हाँ चलो लड़ लेते हैं, बनी गर्ल। फिर उसके बाद दोनों में मार होने ही वाली होती है पर तब तक वहाँ पे बेस्ट जीनियस उन लोग को रोक लेता है। फिर हमको उस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, वो सदर्न आइलैंड जहाँ पे कोई और नहीं बल्कि डेकू लोग होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे तो पूरा रोमांस का तड़का डाल दिया गया है, पूरा सास बहू सस्पेंस सीरियल चला दिया गया है। ये जो आइलैंड है वो कोई और नहीं बल्कि गैंग और का ऑपरेट करता है। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है जापान के लिए। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर बीचेस हैं और इसी कारण गैंग और का ये इतना इजीली से मेंटेन कर पाता है। हमको दिखाई जाती है गैंग और का, नोमूस और बाकी सारे प्रिजनर्स के बीच की बैटल। ये जो नोमू होता है ये अपनी बॉडी को डिसइंटीग्रेट करके उनसे बहुत बड़े चंक्स में अटैक कर सकता है। इसके अटैक को आप काइंड ऑफ हेला के अटैक्स की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे वो हवा से शॉट बरसाती थी। सिमिलरली ये भी हवा से अपनी बॉडी के बहुत लंबे लंबे पार्ट बरसाता है। यही नहीं, हमको वाला बंदा भी दिखता है जिससे मुंह से तलवारें निकलती थी, जिसकी बैटल हमको किरीशिमा से पिछले सीजन में दिखाई गई थी और जिसको जेल में डाल दिया गया था, जो कि हर समय चिल्लाता रहता था मीट मीट मीट। इस आइलैंड पे सू यानी कि हमारी फ्रॉपी और उराराका और डेकू भी होते हैं। उन सब की सबसे बड़ी चिंता यानी कि हिमिको टोगा होती है। हिमिको टोगा आज बहुत कमाल करने वाली है। वैसे एक्चुअली में जो हुआ ये सुन के मुझे भी मजा ही आ गया। हिमी टोगा तो सीधे सीधे मेरे बचपन की क्रश की तरह हो गई है, मतलब कि वायलेंट वो भी मुझे बहुत मारा करती थी। एनीवेज, फिर हमको दिखाया जाता है डेकू, ये सब लोग बीच पे लड़ रहे होते हैं। इसी कारण वहाँ पे बहुत सारी वेव्स आ जा रही होती हैं। तभी हिमिको टोगा अटैक कर देती है डेकू के ऊपर, पर वो बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं होता है। तब डेकू को रियलाइज होता है कि फोर्थ यूजर का क्वर्क यानी कि डेंजर सेंस काम नहीं कर रहा है हिमिको टोगा के ऊपर, और इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि उसका कोई भी इलविल एक्चुअली में नहीं है। वो सच में उसको हार्म नहीं करना चाहती, या फिर वो जिस तरीके का हार्म करना चाहती भी है वो एक्चुअली में हार्म की तरह रजिस्टर नहीं होता है। दोनों डेकू और फोर्थ यूजर दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऐसा एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। एनीवेज, फिर हमारे सामने आती है टोगा। टोगा बात कर रही होती है डेकू से और डेकू से पूछता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो, इस पे वो फुल ऑन प्लस्टर होके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पतिदेव यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। फिर सीन स्टिल हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा सा मोनोलॉग दिखाया जाता है और स्क्रीन स्टिल हो जाती है। उस मोनोलॉग में बोला जाता है कि इजुको मिडोरिया 9th विल्डर है वन फॉर ऑल का। वो इतना स्ट्रांग है, वो जापान की सुपर ह्यूमन सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाने वाला है, ये करने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है। बट किसी ने उसको आज तक अपनी फीलिंग डायरेक्टली नहीं बताई थी और एक्चुअली में वो है तो एक नर्ड ही। तो फिर ये सुनते ही वो फ्रोज हो जाता है और उसके गाल फ्लस्टर्ड हो जाते हैं और वह धड़धड़ाने लगता है।
फिर उसके बाद हमको टोगा आगे बताती है कि मैंने तुमको तब से चाहा है जिससे मैंने तुमको पहली बार देखा है। तुम मेरे पहले क्रश की तरह लगते थे। जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तब तुम बहुत ही बीटेड डाउन थे, तुम्हारे को खून भी हुआ था पर फिर भी तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे। और उस पे डेकू पूछता है कि इसका मतलब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क करने जाऊँ घूमी घूमी, जिसे वो बोलती है कि नहीं, मेरे प्यार का मतलब है कि एक ही हो जाना। मतलब उस सेंस में नहीं बल्कि इस सेंस में कि वो डेकू का खून चाहती है और डेकू का खून लेके वो डेकू जैसा बन जाना चाहती है अपना क्वर्क यूज करके। तो एक्चुअली में टोगा का क्वर्क यानी कि टोगा का प्यार लोगों को हार्म पहुंचाना ही है। वो प्यार में लोगों को हार्म पहुंचाना चाहती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसी कारण डेंजर सेंस एक्टिवेट नहीं हो पा रहा होता है। डेकू और टोगा के बीच में थोड़ी सी और आइडियोलॉजी का क्लैश होता ही है। इसमें डेकू बोलता है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ, मतलब वैसा वाला प्यार नहीं, पर फिर भी जैसे मैं जिसको आइडियोलाइज करना चाहता हूँ, ऑल माइट जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, उसी जैसी मेरी आइडियोलॉजी भी है, तो तुम्हारी आइडियोलॉजी मेरी जैसी क्यों नहीं है। इस पर टोगा दुखी हो जाती है क्योंकि उसको याद आता है कैसे सबने उसको बचपन से बताया है कि तुम्हारी आइडियोलॉजी ऐसी है वैसी है, तुम्हारी आइडियोलॉजी खराब है। उसके मम्मी पापा उराराका और अब डेकू भी, उसको कोई भी नहीं समझ सकता है। इसी दुख में वो कुटाई चालू कर देती है डेकू की। एनीवेज मार हो रही होती है उसकी सबसे, तब तक वो उराराका को एक चाकू भी भोग देती है। वहाँ पे सू भी आ जाती है, बहुत सब कुछ हो जाता है। इसी बीच में टोगा बोल देती है उराराका से कि मुझे लगता था कि तुम मुझे समझ पाओगी क्योंकि हम दोनों एक ही इंसान से प्यार करते हैं। पर ये बात डेकू नहीं सुन पाता है और इससे पहले ही कुछ और उपाय सू से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, शिगराकी को हराने का तरीका देखो। इसे सुनने के बाद डेकू वहाँ से चला भी जाता है और फिर हमको आगे दिखने वाली है एक कमाल की बैटल उराराका, सू और हिमिको टोगा के बीच में। डेकू यूज करता है बहुत सारे क्वर्क, सबसे पहले तो फ्लोटेशन, फिर उसके बाद फाजिन, उसके बाद वो अपने एयर कैनन का यूज करके बहुत सारी स्पीड में भाग रहा होता है पर फिर भी उसको स्लो लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि काश यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स होती तो वो ब्लैक फिप यूज कर पाता। अगर वो ब्लैक फिप यूज कर पाता तो फिर वो इजीली जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह। तभी वहाँ पे एक यूजर आ जाता है वन फॉर ऑल का। वो उसको कहता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम क्या खुद को इंजर करना चाहते हो बैटलफील्ड में पहुंचने के पहले ही? अगर तुम्हारे पास 100% पावर यूज करने की जगह होती भी तो तुम्हें नहीं यूज करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे इक्विपमेंट उसको हैंडल नहीं कर सकते और तुम खुद को इंजर नहीं कर सकते बैटल में पहुंचने के पहले। एनीवेज फिर वो कहता है कि मैं तुमको लास्ट रिजॉर्ट यूज करने के लिए कह ही रहा हूँ, तुम चाहो अब मेरा क्वर्क यूज कर सकते हो। पर एक बात जान लो, वन फॉर ऑल एक घड़ी की तरह है जहाँ पे बहुत लंबे टाइम से बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती गई हैं और विद टाइम वो क्वर्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। मेरा क्वर्क जो कि पहला था इस कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी कारण अगर तुम्हें उसको यूज़ करना है तो उसको बहुत ज़्यादा संभाल के यूज़ करना है। ये बहुत ही यूनिक पावर है और इससे बिल्कुल भी रेकलेस मत होना। और इससे पहले कि पावर रिवील हो हमको वापस सीन कट होके दिखाया जाता है शू, उराराका और टोगा के बीच में, जहाँ पे वो मार करने के लिए तैयार होती है। तभी वो जिन को भी याद करती है और वो कहती है कि मैं ऐसी लड़ाई करूंगी जो मेरे लिए सेंस बनती है, जिसपे उराराका कहती है कि मैं भी ऐसे ही करूंगी। यहाँ पे तो पूरा सास बहू सस्पेंस चल रहा है गाइस, मजा ही आ गया मुझको। लव ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। एनीवेज फिर हमको दिखाया जाता है कामिनो वार्ड, जहाँ पे हमको पहले लव ट्रायंगल दिखाया जा रहा था, अब हमको यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम दिखाई गई है। यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि दाबी होता है जो कि याद कर रहा होता है कैसे उसने काम करना पहली बार शुरू किया था उस होजू वाले इंसिडेंट के बाद। बैटल ऑफ होजू में आपको अगर याद हो तो खूब सारे नोमो निकले थे और आज नोमो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो हीरोज़ को अकेले हरा सकते हैं या फिर उनकी बैंडोजी बजा सकते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है, इसीलिए टेन्या उसके अंदर नहीं जा पा रहा होता है, उसके इंजन ओवरहीट हो रहे होते हैं। एंडेवर के साइड किक्स और शोटो लड़ने आए होते हैं डाबी से। वो काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड भी होता है क्योंकि डाबी को लग रहा होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी एनजी टोगोडोरोकी यानी कि उसका बाप उससे लड़ने खुद नहीं आया। हमको सब लोग के बीच में छोटे छोटे इंटरेक्शन भी दिखाए जाते हैं बट आई गेस होते ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। मेन बात यह है कि यहाँ पे सब लोग शोटो को सपोर्ट करने आए हैं, सब लोग ओपनिंग बनाएंगे शोटो के लिए और फाइनल अटैक ऑब्वियसली शोटो का ही होने वाला है। डाबी उसको शोटो भी नहीं बल्कि उसको अपना थर्ड सन बता रहा होता है। फिर शोटो डाबी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने बाप के कहने पे यानी कि हमारे बाप के कहने पे यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जिस पर डाबी कहता है कि तो तुम केवल और केवल एक पॉन हो डैड के हैंड में, इसका मतलब तुम उससे भी गए गुजरे हो जितना मैंने तुम्हें सोचा था। फिर शोटो बोलता है कि अगर तुम जिंदा थे तो तुम वापस क्यों नहीं आए? जिस पे डाबी बोलता है तुम सच में जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा कैसे किया? चलो मैं तुमको बता ही देता हूँ, पर उससे पहले कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये सोल्जर वर्सेस सोल्जर की लड़ाई नहीं है, ये इंडिविजुअल बैटल्स हैं जहाँ पे कोई फ्रीली जीना चाहता है यानी कि टोगा, जहाँ पे कोई दुनिया को चेंज करना चाहता है यानी कि स्पिनर, और जहाँ पे कोई दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है यानी कि शिगराकी। वो बोलता है कि तुम जानना चाहते हो मैं डाबी कैसे बना? और इससे पहले कि वो कुछ क्लियरली बता पाए ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये तो पूरा सास बहू वाला एपिसोड था, मुझे मजा ही आ गया। पारिवारिक ड्रामा देखने में मजा ही आता है। खैर बचपन से अपने परिवार में भी तो मार ही देखी है, दूसरे के परिवार में मार क्यों ना देखी जाए? ना अपनी लव लाइफ सक्सेसफुल है ना इजुको की, पर कम से कम उससे कोई प्यार तो करता है। एनीवेज ये था एपिसोड। दिस हैज बीन शिवांश, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।